स्टॉप प्रेस ब्रेकिंग न्यूज। इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है दोस्तों। हमास ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया है बगैर वक्त बर्बाद किए। दोस्तों वो वीडियो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं और उस वीडियो को मैं अपने शब्दों के जरिए बयान करूंगा। आपके पूरे स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप बाकायदा एक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और उस हेलीकॉप्टर के आसपास आप एक ड्रोन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ड्रोन किस तरह से हेलीकॉप्टर को सर्कल करता है। हेलीकॉप्टर पूरी कोशिश करता है इस ड्रोन को नीचे गिराने की, मार गिराने की, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। दरअसल हमास की तरफ से 3 ड्रोन छोड़े जाते हैं और इस्राएल इनमें से एक ड्रोन को गिरा पाने में नाकाम साबित होता है और यही ड्रोन जो है बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर गिरता है। आप देख सकते हैं दोस्तों उनके घर में क्या इस वक्त हालत है। तस्वीर जो है उनके घर के अंदर की नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप जानते हैं इस्राएल के अंदर मीडिया को लेकर काफी पाबंदियां हैं और यह तस्वीर जो है इनके घर से थोड़ी दूर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो राहत कर्मी मौजूद हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर, शिजारिया इस जगह का नाम है, कई लोग इसे केसरिया भी कह रहे हैं, बीबीसी के मुताबिक इसे शिजारिया कहते हैं। यहां पर यह हमला हुआ दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा और बीबीसी इस बारे में क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इस्राएली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस हमले के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे, साथ ही इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर शिजारिया इलाके में है। इससे पहले इस्राएली सेना ने कहा था कि शनिवार की सुबह इस्राएल की तरफ 3 ड्रोन हमले हुए थे। इसमें से एक ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया था, वहीं बाकी 2 ड्रोन्स को इस्राएल ने रोक दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रोन का निशाना बनी इमारत बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास का हिस्सा थी। इससे पहले इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि शुक्रवार रात देर रात लेबनान से करीब 20 मिसाइलें इस्राएल में घुसी हैं। दोस्तों इसके अलावा इस्राएल के एक हमले में गजा में करीब 33 लोग मारे गए। सही सुना आपने दोस्तों, 33 लोग मारे गए हैं और यह एक रेफ्यूजी सेंटर पर हमला किया गया है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इस्राएल बाज नहीं आ रहा, वो लगातार गजा और लेबनान के शरणार्थी जो इलाके हैं उस पर हमला बोल रहा है। मगर ये जो हमला हुआ है ना दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, यह बहुत कुछ कहता है। यह कहता है कि हिजबुल्लाह और हमास एक साथ काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बेंजामिन नेतन्याहू भी इनके हमले से दूर नहीं है। जी हां, इतने करीब पहुंच गए वो। और बात यहां नहीं रुकी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस वक्त शिजारिया के इलाके के इस घर में मौजूद नहीं थे। क्योंकि कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहां मौजूद होते तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दुनिया की राजनीति में कितना खतरनाक मोड़ आता। और आपके जहन में सवाल होगा कि अचानक यह हमला क्यों हुआ। 3 ड्रोन्स फायर किए जाते हैं। इस्राएल की आईडीएफ 2 ड्रोन्स को मार गिराती है मगर एक ड्रोन अपने निशाने पर लगती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा याह्या सिनवार को 24 घंटे पहले ही इस्राएली सेना ने मौत की घाट उतारा है एक टैंक हमले में। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो सामने उभर कर आता है जिसमें एक ड्रोन जो है वो याह्या सिनवार के पास पहुंचता है। याह्या सिनवार जो है एक लकड़ी फेंकते हैं उस ड्रोन की तरफ और इसी वीडियो के कुछ लम्हों के बाद याह्या सिनवार जो हैं वो मारे जाते हैं। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि इस्राएली सेना ने उनकी एक उंगली काट कर ले गए थे। अब आपके जहन में सवाल होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऐलान करने से पहले वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मौत की घाट उतारा है वो याह्या सिनवार ही हैं। और ये वो तस्वीर है दोस्तों, आप देख सकते हैं आईडीएफ फोर्सेस के जवान खड़े हैं और जो व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है दोस्तों रबल में, वो याह्या सिनवार हैं। जी हां, इस तस्वीर को आईडीएफ की तरफ से वायरल किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी पुष्टि जो है अभी हम खुद नहीं कर सकते हैं, मगर इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है।
आईडीएफ के 3 जवान खड़े हुए हैं, 3 सैनिक खड़े हुए हैं और जमीन पर याह्या सिनवार जैसा दिखने वाले शख्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। और उस हत्या के ठीक बाद बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला होता है। बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि वो भी हमास और हिजबुल्लाह के हमले से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा के अंदर जैसे ये खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज को लेकर क्या माहौल था। बकौल अल जजीरा जहां पर यह हमला किया गया है, यह बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह है। यहां पर इसराइल के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं। यही नहीं, यहां पर कई अहम रिफाइनरीज भी मौजूद हैं। सुनिए अल जजीरा इसके बारे में क्या कह रहा है। Inside Israel. Noor, before I come to you, I'll just tell our viewers that we're looking at the latest pictures from Caesarea, where that drone targeted the residence of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, one of his residences, in fact. So let's bring in Noor. Over to you, Noor. What are you hearing about this drone that was launched from Lebanon? And tell us about this area in Israel. So for the past hour, we've been monitoring reports that there was this drone attack. We've seen videos posted by residents in that area, and we've also seen how the Israeli military censor imposed very tight restrictions on Israeli media. They sealed off the area. There were suspicions, and people were saying that this was the area where the residence of the Israeli Prime Minister is. But of course, because of legal restrictions, the Israeli media couldn't confirm it. Now we have confirmation from Netanyahu's office that they were not at the home at the time of the attack, but that the house was actually struck in that drone attack. Of course, no sirens had gone off in Caesarea, Darin. This is an area where business people and politicians live. It's an area where a lot of power is concentrated, but also a lot of strategic assets, namely military bases around Caesarea, or in that area there are gas refineries as well. And we've seen sirens go off in neighboring areas. We also saw sirens going off in Haifa. And this is a tactic that Hezbollah has used in the past, firing rockets while at the same time firing drones to different targets, in effect evading any kind of detection. There were even helicopters in the air, as we could see from the videos, but they couldn't intercept all the drones. इस बीच दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान सामने उभर कर आया है। जी हां, पहले जो है याह्या सिनवार के मौत की खबर आती है और उसके बाद तमाम वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें चलने लगती हैं कि जंग रुक गई। इनफैक्ट जो बाइडेन, जो कि जर्मनी में हैं, वहां से वो बयान दे देते हैं कि अब सिनवार की मौत के बाद उम्मीद है ये जंग रुक जाएगी। तभी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का यह बयान सामने उभर कर आता है, जो वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देते हैं या ट्विटर पर देते हैं। खामेनेई का क्या बयान है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सारे पोस्ट किए हैं। खामेनेई ने एक्स पर लिखा, हमास जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। कमांडर याह्या सिनवार अपने शहीद साथियों के साथ शामिल हो गए। याह्या सिनवार जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक क्रूर शत्रु के खिलाफ लड़ाई की, उसके लिए शहादत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं हो सकता। याह्या सिनवार हमास के शीर्ष नेता थे। हालिया इस्राएल हमले में उनकी मौत हुई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक्स पर कहा, हमेशा की तरह हम फलस्तीनी मुजाहिदीनों और योद्धाओं के साथ खड़े हैं। मैं हमारे भाई याह्या सिनवार की शहादत पर उनके परिवार, उनके साथियों और ईश्वर के मार्ग पर जिहाद के लिए समर्पित सभी लोगों को बधाई देता हूं और इस क्षति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आगे सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पर। खामेनेई ने कहा कि याह्या सिनवार की मौत रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए दुखद है, लेकिन शेख अहमद यासीन, फातही शाकाकी, रंतीसी और इस्माइल हानिया के बाद भी यह मोर्चा रुका नहीं और याह्या सिनवार की मौत के बाद भी यह आगे बढ़ेगा। सुप्रीम लीडर का आना स्वाभाविक था, उनका आना जरूरी था, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आते
तो हमास और हिजबुल्लाह के समर्थक जो हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। वो सामने आए हैं ये बतलाने के लिए कि याह्या सिनवार की मौत के बावजूद, उनकी मौत के बावजूद ये रेजिस्टेंस जो है, ये आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। आज ही मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था कि किस तरह से याह्या सिनवार की जगह एक नहीं 3 लोग ले सकते हैं। 3 लोगों का नाम सामने उभर कर आ रहा है और स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही ये 3 लोग जो हैं उनका नाम सामने आने लगा, तभी से उनकी गर्दन पर आईडीएफ की तलवार यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तलवार लटकने लगी है। क्योंकि देखिए, इसराइल का निशाना सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह के मौजूदा नेताओं पर नहीं है। उनकी कोशिश है कि आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और याद कीजिए दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको खालिद मशाल के बारे में बताया था। खालिद मशाल वो शख्स है जिसे इसराइल ने 2 बार मारने की कोशिश की। एक बार उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, और दूसरी बार उन्हें धीमा जहर दिया। इत्तेफाकन दोनों बार इसराइल ने ही खालिद मशाल को बचाया। एक बार जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को दखल देना पड़ा, क्योंकि खालिद मशाल जॉर्डन के नागरिक थे, जॉर्डन में मौजूद थे और जॉर्डन के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नतीजा, इसराइल को दवा भेजनी पड़ी, एंटीडोट भेजनी पड़ी, जिसके चलते खालिद मशाल जो हैं वो बच गए। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या इसराइल का अगला निशाना इस शख्स यानी खालिद मशाल पर होगा? दोस्तों, इस बीच इसराइल का गजा और लेबनान के बेकसूर नागरिकों पर निर्मम हमला जारी है। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक एटलीस्ट 44 पैलेस्टीनियंस किल्ड एंड मोर देन 80 वुंडेड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न गजाज जबालिया एंड मगाजी रेफ्यूजी कैंप्स। सरल हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो जबाली और मगाजी शरणार्थी शिविरों में इसराइल एक हमला करता है जिसमें 44 फलस्तीनी मारे जाते हैं। और यह अपने आप में कितनी चिंताजनक खबर है दोस्तों। इसराइल जब चाहे वो गजा और लेबनान के बेकसूर नागरिकों पर हमला कर रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि आपने देखा किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के शिजारिया इलाके में स्थित घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंच गया। अगर बेंजामिन नेतन्याहू अंदर होते तो सोचिए क्या नजारा होता। दुनिया की सियासत में, दुनिया के घटनाक्रम में किस तरह का मोड़ आता। उधर इसराइल लगातार एक के बाद एक हमास और हिजबुल्लाह के जो प्रमुख हैं उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि ये जो मामला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि याह्या सिनवार की मौत के बाद ये लड़ाई रुक जाएगी, वो गलत फहमी में। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है, पश्चिम के कई देशों को ऐसा लग रहा है कि अब जंग रुक जाएगी, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर सामने उभर कर आते हैं और वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, द रेजिस्टेंस विल गो ऑन। अब यहां पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ये बात महज अपने समर्थकों को फुसलाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस वक्त हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर ईरान, उन्हें भी एक संदेश देना है कि हम हार नहीं रहे हैं। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधा जा रहा है। उधर इसराइल पर हमले तो हो रहे हैं, मगर उस पैमाने पर इसराइल को नुकसान नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने सपोर्टर्स को एक ऐसा संदेश दें कि हर कीमत पर यह जंग जो है जारी रहेगी और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर आज जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है ना, यह अपने आप में बहुत क्रूशियल है, बहुत निर्णायक है। यह बताता है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। इंतजार कीजिए, क्योंकि मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो तमाम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज से लेकर उसका एनालिसिस, उसकी बारीक एनालिसिस, निष्पक्ष होकर, किसी साइड को ना लेकर, क्योंकि मेरे मंच पर मैं इसराइल की क्रूर कार्रवाई की कड़ी आलोचना करता हूं, उसे आतंकवादी कार्रवाई तक बताता हूं, और दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह के मारे गए नेताओं को शहीद करार नहीं देता हूं। खबर सिर्फ फैक्ट्स पर। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।